हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम देखिए क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है। तो हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम बहुत ही स्मॉल सरफेस एरिया को कंसिडर करते हैं, ठीक है, डेलर सरफेस एरिया को कंसिडर करते हैं। उसमें से जितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। सो डी फाई हम निकालते हैं वहां पर, या डेल फाई निकालते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम सभी एरिया को यहाँ पर ऐड कर देंगे और टोटल फ्लक्स निकाल देंगे, ठीक है। सपोज आपके पास अगर एक क्यूबॉइड है आपके पास, या एक आपके पास एक क्यूब है, तो अगर आपको इस क्यूब का टोटल फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पर आपको भाई जितने भी इसके फेसेस है आपको इसका फ्लक्स निकालना पड़ेगा। इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, जितने भी एरियाज है आपको सभी एरियाज का आप फ्लक्स निकालो और सबको आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर आप इसका पूरा फ्लक्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब यही जो काम है, ये जो फ्लक्स निकालने का काम है, इस काम को भाई थोड़ा इजी बना देती है हमारी गोस थ्योरम, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है कि आपको सभी एरियाज यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। उसके बाद कितने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है सभी का अलग से फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और फिर आप इस तरीके से उसको सोल्व करते हो। तो जो गोस थ्योरम है वो इस काम को काफ़ी आसान कर देती है। तो देखिए क्या होती है गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम क्या बोलती है, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। ठीक है, कि क्या होता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर इन वैक्यूम, ठीक है, जो कि वैक्यूम में रखी हुई है, वो होगा 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो टोटल फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज, ठीक है। किसका, एक क्लोज्ड सरफेस का, एक क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि वैक्यूम में रखी हुई है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्यूब है और इसको आपने कहाँ रखा हुआ है, इसको आपने वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने वैक्यूम में रखा हुआ है और उसके अंदर कुछ चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर कुछ चार्ज है, सपोज इसके अंदर क्यू चार्ज है। तो गोस थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो फाई होगा ओवर ए क्लोज सरफेस, तो ये हमारी क्लोज सरफेस होगी, इसका जो टोटल फ्लक्स है अगर इसको वैक्यूम में रखा है वो कितना होगा, 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कि सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका 1 by epsilon naught टाइम्स, ठीक है। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज, इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, फ्लक्स हो गया इसका क्यू डिवाइडेड बाय epsilon naught। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपली हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, याद रखिए सरफेस होनी चाहिए यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। मतलब एक 3 डायमेंशनल सरफेस होनी चाहिए जो कि पूरी बंद हो, पूरी क्लोज्ड हो, ठीक है। जैसे हमारा स्फीयर हो गया, जैसे सिलेंडर हो गया, तो इस तरीके से एक पूरी क्लोज्ड सरफेस यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो क्लोज्ड सरफेस है, जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर जो क्यू है दैट शुड बी इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो जो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, दैट इज जो चार्ज है डिवाइडेड बाय, आप उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। इस तरीके से आप टोटल फ्लक्स यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो सो फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ds, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और ये बराबर हो गया q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से देखिए जो आपका फ्लक्स है वो इसके बराबर है, ठीक है। और ये आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में निकाला था, तो दोनों यहाँ पर इक्वली होंगे। यहाँ पर जो Q इनसाइड है दैट इज नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, की चार्ज कहाँ है, ये सरफेस के अंदर है, जो चार्ज है वो कहाँ है, सरफेस के अंदर है, ठीक है। और ये इसकी कंडीशन है कि चार्ज जो है सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर चार्ज सरफेस के बाहर है तो उसके कारण जो फ्लक्स है वो नहीं बनेगा, ठीक है, नेट फ्लक्स वहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये गोस थ्योरम है और इसके कारण हम जो है काफ़ी ईजिली कोई जो सिमेट्रिकल सरफेस है उसका जो फ्लक्स है वो निकाल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। सबसे पहला पॉइंट है चार्ज इनसाइड सरफेस में बी पॉइंट चार्ज और इवन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सरफेस है, सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज भी हो सकता है या फिर ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्जेस आउटसाइड द सरफेस। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता अगर कोई चार्ज है जो कि सरफेस के बाहर है। जैसे यहाँ पर मैंने चार्ज प्लेस कर दिया Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q3 चार्ज रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन चार्ज के कारण इस सरफेस के फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये बोलता है हमारा गोस थ्योरम और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चार्जेस का अगर बाहर कोई चार्जेस होते हैं तो उसका सरफेस के फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। दैट इज गोस, जो हमारी गोस थ्योरम है वो कहती है यहाँ पर। सो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिए कि अगर आपके पास कोई ये क्लोज सरफेस है, जैसे ये आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है और पूछता है कि बताओ इस चार्ज के कारण कि इसका जो सरफेस का फ्लक्स है वो कितना होगा, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण इस सरफेस का जो नेट फ्लक्स है वो कितना होगा, 0, क्योंकि चार्ज सरफेस के अंदर नहीं है। चार्ज कहाँ होना चाहिए, चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर चार्ज सरफेस के अंदर है तब इस सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज फ्लक्स कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है दैट गोस लॉ होल्ड्स गुड फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अच्छा काम करता है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप और साइज। इसकी शेप और साइज का है दैट डजंट मैटर, ठीक है, कि अगर आपकी जो क्लोज सरफेस है वो चाहे किसी भी शेप की, किसी भी साइज की हो, अगर उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, उसका फ्लक्स Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है, चाहे उसका शेप साइज कैसा भी हो। तो इसके बाद बात करते हैं जो हमारी गॉसियन सरफेस होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो कोई भी जो गॉसियन सरफेस होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, सो इट मस्ट बी स्पेरिकल, जो हम सिमेट्रिकल। जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसको कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी सिमेट्रिकल, उसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक स्फीयर हो गया, एक सिलेंडर हो गया, एक क्यूब हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया, तो इस तरीके से सिमेट्रिकल होनी चाहिए हमारी जो गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस क्या होगी, देखिए गॉसियन सरफेस क्या है कि कोई भी आपके पास चार्ज है, ठीक है, तो उस चार्ज के आसपास जो सरफेस है, ठीक है, वो जो सरफेस है जो कि एक क्लोज 3D सरफेस है उसी को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और जैसे अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसके आसपास जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी होगी, विल स्पेरिकल। तो इस पॉइंट चार्ज के आसपास आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो। अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो उसके आसपास आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो जो कि स्पेरिकल होगी। आप कोई दूसरी गॉसियन सरफेस भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी स्पेरिकल होगी। तो इसके आसपास जितनी भी आप स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, उन सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज के आसपास गॉसियन सरफेस कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। और अगर आपके पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, मतलब आपके पास जैसे एक वायर है, इस वायर के ऊपर चार्ज है, तो इसके कारण जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी होगी, वो सिलेंड्रिकल होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ढेर सारी स्पेरिकल सरफेसेस बनेंगी जो कि किस तरह की फीलिंग देगी, आपको एक सिलेंड्रिकल सरफेस की फील देगी, ठीक है। तो अगर आपके पास एक लाइन चार्ज है तो उसके आसपास जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी होगी, वो सिलेंड्रिकल होगी। Gaussian surface will be cylindrical around a line charge. Around a line charge, it will be cylindrical. Okay. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो सरफेस के हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट के ऊपर कम है, किसी पॉइंट के ऊपर ज्यादा है। जैसे ये आपका पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है तो इसके आसपास गॉसियन सरफेस कैसी होगी, गॉसियन सरफेस इसके आसपास भाई स्पेरिकल होंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भाई इसकी रेडियस R, यहाँ से R, तो हर R डिस्टेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर आप E की वैल्यू फाइंड करोगे, यहाँ 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 या फिर यहाँ किसी भी पॉइंट पर अगर आप E की वैल्यू फाइंड करोगे तो सबको आपको हर पॉइंट के ऊपर आपको जो E है उसकी वैल्यू सेम मिलने वाली है, ठीक है। तो यही जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो हर पॉइंट के ऊपर सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर सेम लगनी चाहिए हमारी गॉसियन सरफेस के ऊपर। अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो जैसे हमारी गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू
पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से गॉसियन सरफेस पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि यह आपकी गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज या कोई डिस्क्रीट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो ऐसे पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई इसके कारण हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पर नहीं निकाल सकते इसका नेट फ्लक्स। तो जो आपके पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो उस पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है द सरफेस शुड बी क्लोज 3D सरफेस। तो आपकी जो सरफेस है वो एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। एंड दस इट नेसेसरी, अगर आपकी 2D सरफेस ओपन सरफेस है तो वहां पर आप गॉस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं कर सकते, उसको आप वहां पर यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम जो है इसके कारण भाई हम काफी जो है इजीली कुछ सरफेस होती है, कुछ सिमेट्रिकल सरफेस जिनका हम फ्लक्स निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग एनी हार्ड कैलकुलेशन। ओके, इसके बाद देखिए जो गॉस थ्योरम है इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसिडर है पॉइंट चार्ज क्यू। तो हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू को कंसिडर किया हुआ है और पॉइंट चार्ज है तो इसके आसपास जो गॉसियन सरफेस है विल बी स्पेरिकल। गॉसियन सरफेस कैसी होगी, स्पेरिकल होगी। तो ये हमने एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ कंसिडर कर ली है। अब इस सरफेस के ऊपर हमने क्या माना, हमने माना जो ds है वो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। ये जो ds है ये एक छोटा सा एरिया इस सरफेस के ऊपर हमने कंसिडर किया हुआ है। अच्छा, जो r है वो इस सरफेस की यहाँ पर रेडियस है, r जो है वो सरफेस की रेडियस हो गई। तो देखिए इस चार्ज के कारण इस किसी पॉइंट पर यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है, तो इस पॉइंट P के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करनी है तो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये 90 डिग्री होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। फिर इस सरफेस का हमने एरिया वेक्टर मान लिया, दैट इज यूनिट वेक्टर n, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर n हो गया और यहाँ पर जो एंगल है E और n के बीच में वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, क्योंकि दो वेक्टर है दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल है जो थीटा है दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये एंगल यहाँ पर हो गया 0 डिग्री। अच्छा, इसके बाद देखिए हम यूज करते हैं यहाँ पर गॉस थ्योरम। तो हमारी गॉस थ्योरम क्या कहती है, दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एंड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो एप्सिलॉन नॉट से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल फ्लक्स यहाँ पर आता है, ठीक है। इसको हम फ्लक्स भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस क्वांटिटी को यहाँ पर हम यूज करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेकिंग LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लेंगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस लॉ इज करेक्ट। ओके, तो इसको हम इसके बराबर प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और यहाँ पर A डॉट B का हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा को इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड n, फिर ds को हम क्या लिख सकते हैं, तो एरिया वेक्टर के में हमने बताया था, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ds है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा भाई जो हमारा यहाँ पर ds है उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर n और इसका मैग्नीट्यूड। सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी E डॉट ds और इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर A डॉट B का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो A डॉट B AB कोस थीटा मीन्स E n कोस थीटा और यहाँ पर साथ में आ जाएगा ts। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर हमने यूज किया है A डॉट B दैट इज इक्वल्स टू AB कोस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर है हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E डॉट ds दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल En कोस 0 ds, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम फर्दर सोल्व करके लिख सकते हैं En की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर कोस 0 कितना हो जाएगा, कोस 0 भी 1 होता है इनटू ds। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं यहाँ पर E एंड ds। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरी सरफेस के ऊपर सेम है। तो ये जैसे ds है, इस पर आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो जो E है वो सेम है, E चेंज नहीं होगा। यहाँ पर E जो है पूरी गॉसियन सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, तो E को हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। E को यहाँ पर हम बाहर ले सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। ओके, अच्छा आप देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो E डॉट ds
लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी, ये बराबर आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा चार्ज क्यू है और आर डिस्टेंस दूरी पर निकाल रहे हैं तो आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। ओके, यहाँ पर हमने E की वैल्यू पुट करी है जो कि कितनी है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अच्छा फिर देखिए यहाँ पर, सो E डॉट ds इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। तो ds जैसे हमने एक छोटा सा यहाँ पर एरिया कंसिडर किया, इस तरीके से आप ढेर सारे सरफेस के ऊपर एरिया जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, और सभी एरियाज को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हियर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर हो गया यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा देखिए फिर 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाता है E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और हमने राइट हैंड साइड जो है वो यहाँ पर उसको प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, सो हैंस प्रूव। तो हमने क्या किया, हमने गोस लॉ को यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गोस लॉ, और आई थिंक जो गोस लॉ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपके डाउट्स है, सो यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।